Hello everyone, this is Priyanka Jakhar and I welcome you all at Government Job Alert. आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम ईटीटी 2364 और 5994 पे बात करेंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का एनआईएस डीएलएड को लेकर बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन है वो जारी किया गया है और आप में से काफ़ी कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्हें इस डिसीजन के बारे में पता भी होगा, बट फिर भी देखिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है ऑर्डर को लेकर कि एक्चुअल में किन कैंडिडेट को तो एलिजिबल किया गया है और किन को नहीं एलिजिबल किया गया। और सबसे बड़ी बात, अभी देखिए ईटीटी जो 2364 है चाहे 5994 है, दोनों पे इसका जो इफेक्ट है वो देखने को मिलेगा, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो भी डिसीजन रहेगा वो डिसीजन हर एक रिक्रूटमेंट पे इम्प्लीमेंट होगा, जो भी रिक्रूटमेंट अभी अंडर प्रोसेस है। और अगर हम ईटीटी 2364 की बात करें तो देखिए ईटीटी 2364 की जो स्टार्टिंग में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुई थी उस टाइम एनआईएस के कैंडिडेट थे वो एलिजिबल थे और उनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हुई थी। बट जो इस साल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुई है उसमें बीएड कैंडिडेट के साथ जो एनआईएस के कैंडिडेट है उन्हें भी आउट कर दिया गया था, यानी कि उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे नहीं बुलाया गया। ऑन दी अदर हैंड अगर हम 5994 की बात करें तो देखिए 5994 की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुई थी लास्ट ईयर जुलाई में। तो उस टाइम तक जो एनआईएस पे कोई भी डिसीजन है वो नहीं लिया गया था, तो कैंडिडेट की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हुई थी। और उसके बाद देखिए किस तरह से सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आता है, क्या उसका इफेक्ट देखने को मिला, ये आप सबको पता है। अब उसी केस को लेकर ये एक रिव्यू पिटीशन फाइल की गई और रिव्यू पिटीशन में एनआईएस कैंडिडेट को एलिजिबल किया गया है। बट यहाँ पे एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है कि क्या सभी एनआईएस कैंडिडेट को एलिजिबल किया गया है, और अगर नहीं किया गया है तो किन कंडीशन में और किन कैंडिडेट को जो एलिजिबल है वो माना गया है। और सबसे बड़ा क्वेश्चन, क्या ईटीटी की अब लिस्ट रिवाइज होती हुई नजर आएगी? क्योंकि देखिए कहने में तो ये लगता है कि ये सिर्फ एनआईएस कैंडिडेट का मुद्दा है, बट एट द एंड इसका जो इफेक्ट है वो सभी कैंडिडेट पे देखने को मिलेगा। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि देखिए जो एनआईएस कैंडिडेट अभी एलिजिबल होंगे वो सिलेक्शन लिस्ट में शामिल होंगे, और जितने एनआईएस के कैंडिडेट सिलेक्शन लिस्ट में शामिल होंगे उतने ही कैंडिडेट सिलेक्शन लिस्ट से बाहर भी होंगे। क्योंकि ये तो ऑब्वियस है कि हाई मेरिट के जो कैंडिडेट है ऊपर जाएंगे, तो लो मार्क्स के कैंडिडेट है उनके लिए कहीं ना कहीं डिफिकल्टी है वो देखने को मिलती है। और यहाँ पे कहीं ना कहीं जो सबसे बड़ा क्वेश्चन, लिस्ट रिवाइज होने पे और मेरिट पे इसका क्या इफेक्ट होगा, इन सब पे हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि एट द एंड ईटीटी 5994 और 2364 की सिलेक्शन लिस्ट पे क्या इफेक्ट होगा माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन का। तो सबसे पहले तो हम डिसीजन को देखते हैं कि एक्चुअल में डिसीजन क्या जारी किया गया है और किन कैंडिडेट को एलिजिबल किया गया है और किन को एलिजिबल नहीं किया गया। तो आप यहाँ पे अपनी जो स्क्रीन पे माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है आप उसका केस नंबर है वो देख पाओगे। ये एक रिव्यू पिटीशन थी और यहाँ पे देखिए बहुत सारी जो एप्लीकेशन है वो दायर की गई थी, क्योंकि बहुत सारे देखिए अराउंड, अगर हम बात करें पूरे इंडिया में अराउंड मैक्स अप्रोक्सीमेट की अगर मैं बात करूँ अप्रोक्सीमेट 14 लाख ऐसे एनआईएस के कैंडिडेट थे जिन पे डायरेक्ट इफेक्ट हुआ माननीय सुप्रीम कोर्ट के लास्ट ईयर के डिसीजन का, जिसमें जो एनआईएस के कैंडिडेट थे उन्हें रिक्रूटमेंट से बाहर कर दिया गया था। तो उसको लेकर बहुत सारी रिव्यू पिटीशन है और एप्लीकेशन है वो दायर की गई और एट द एंड रिव्यू पिटीशन का जो डिसीजन है अब वो आपके सामने है। तो चलिए अब हम डिसीजन पे वन बाय वन पॉइंट पे बात करते हैं। ज्यादा बड़ा ऑर्डर नहीं है, बहुत छोटा सा ऑर्डर है, बट बिल्कुल क्लियर कट जो इन्फॉर्मेशन इसमें शेयर की गई है। सबसे पहले हम पॉइंट नंबर 1 की बात करते हैं। तो देखिए पॉइंट नंबर 1 में जो पिटिशनर है यानी जिन्होंने जो एनआईएस के कैंडिडेट जिन्होंने ये रिव्यू पिटीशन फाइल की थी उनके द्वारा अपनी एक प्रे रखी गई कि उनका क्या था कि उन्होंने 2017 में एनसीटी का एक नोटिफिकेशन आता है और उन्हें एलिजिबल किया गया था फॉर दी एनआईएस डीएलएड कि वो अपनी 18 मंथ की डीएलएड है वो कर सकते हैं, वो 100% एलिजिबल होंगे। पर उसके बाद क्या आता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आता है 2023 में, यानी 2023 में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आता है और उन कैंडिडेट को बाहर कर दिया जाता है। तो यहाँ पे एक प्रे रखी गई है कि आपके इस डिसीजन की वजह से हम कहीं भी किसी भी इंस्टीट्यूशन में अब अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, और ना ही जो कैंडिडेट जो ऑलरेडी वर्किंग है एज ए गवर्नमेंट टीचर जो ऑलरेडी वर्किंग है वो अपने प्रमोशन के लिए भी अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा इशू है उन कैंडिडेट के लिए जिन्होंने 2017 में एनसीटीई के इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग अपनी डीएलएड की थी। तो कहीं ना कहीं उनके लिए काफी जो डिफिकल्ट टाइम है वो हो चुका है। और ये सब बातें देखिए आप सबको पता है कि 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने एनआईएस के सभी कैंडिडेट को बाहर कर दिया था हर एक रिक्रूटमेंट से। तो ये सब बातें आपको पता है। आगे हम नेक्स्ट पे बात करते हैं। तो नेक्स्ट में देखिए मेंशन है कि ऑलरेडी ये चीज क्लेरिफाई कर दी गई है जजमेंट में अंडर द रिव्यू दैट द वन टाइम स्कीम वाज provided solely to the safeguard the interest of those teachers who were employed as on 10th of
अगस्त 2017। तो देखिए यहाँ पे एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो आप सबको समझने की जरूरत है कि ऑलरेडी ये चीज जो है क्लेरिफाई की गई थी कि 2017 में सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट को डीएलएड करने का मौका मिला था, एनआईयूएस से 18 मंथ डीएलएड करने का मौका मिला था, जो क्या थी, जो कि ऑलरेडी टीचर थे, जो कि ऑलरेडी एम्प्लॉयड थे। यानी कि ये उन सब के लिए वन टाइम स्कीम थी कि जो भी 2017 में इस डेट तक जो एक टीचिंग जॉब में है वो सभी क्या है अपनी एनआईयूएस से डीएलएड है वो कर सकते हैं। आगे मेंशन है हाउ एवर टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन। तो देखिए यहाँ पे बिल्कुल क्लियरिफाई किया गया है कि जो कैंडिडेट जिन्होंने 2017 तक जो टीचिंग प्रोफेशन में थे वो डीएलएड कर सकते थे, तो अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लियरिफाई किया है ताकि किसी तरह की कोई किसी को प्रॉब्लम ना रहे। वो यहाँ पे ये है कि क्लियरिफाई किया जा रहा है कि वे अगेन क्लियरिफाइड दैट द 18 मंथ डिप्लोमा ऑब्टेन बाय सच पर्सन, यानी कि जिन भी कैंडिडेट ने 18 मंथ का डिप्लोमा ऑब्टेन किया है बाय हु वर इन एम्प्लॉयड एज ऑन 10th of August 2017, यानी कि जो इस डेट को जो भी एम्प्लॉयड था, जो भी टीचिंग प्रोफेशन में था, वो सभी कैंडिडेट क्या है जिन्होंने 18 मंथ का डिप्लोमा किया है वो बिल्कुल एलिजिबल है। इनका क्या है, एक डिप्लोमा क्या है वो उसे ट्रीट किया जाएगा एज ए वैलिड डिप्लोमा होल्डर। अब यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है कैंडिडेट को। सबसे पहली बात तो आपको माइंड में रखनी है, ऐसा कोई भी कैंडिडेट जो कि अगस्त 2017 तक, जिस दिन ये एनसीटीई का ऑर्डर जारी किया गया उस डेट तक अगर कोई भी कैंडिडेट अगर टीचिंग प्रोफेशन में जॉब कर रहा था तो वो 100% वैलिड है अगर उसने अपना 18 मंथ का डिप्लोमा किया है तो। और यहाँ पे एक चीज और बता देती हूँ, अब हो सकता है कि काफी कैंडिडेट के माइंड में ये आए कि वो किसी गवर्नमेंट एडेड स्कूल में था या फिर गवर्नमेंट स्कूल में या फिर प्राइवेट स्कूल में, किन्हें एलिजिबल किया गया। देखिए बिल्कुल क्लियर है, आप चाहे उस टाइम प्राइवेट स्कूल में टीच कर रहे हो चाहे आप गवर्नमेंट स्कूल में टीच कर रहे हो, आपने अगर इस डेट पे अगर आप जॉब कर रहे थे एज ए टीचर तो आप 100% वैलिड हो अगर आपने अपना 18 मंथ का जो डिप्लोमा है वो किया है तो। यानी कि अगर मैं वन लाइन में अगर इसे समझाऊं तो देखिए सिंपल सा मीनिंग होगा, अगर आप 10 अगस्त 2017 तक अगर आप किसी भी स्कूल में, स्पेशली स्कूल देखिए ऐसा कोई भी स्कूल जो कोई रिकॉग्नाइज हो, प्राइवेट हो चाहे वो सरकारी हो, बस वो रिकॉग्नाइज स्कूल होना चाहिए। अगर आप अगस्त 2017 तक किसी भी स्कूल में आप टीच कर रहे थे और आपने उस टीचिंग के अकॉर्डिंग अपना जो 18 मंथ का जो डिप्लोमा किया है तो आप 100% वैलिड हो, क्योंकि ये यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली मेंशन है 2017 तक के कैंडिडेट के लिए एलिजिबल होगा। दूसरा देखिए, अब कई कैंडिडेट सोचेंगे कि मैम अगर जिन्होंने इसके बाद किया है उनका क्या होगा। देखिए ये ऑलरेडी ऑर्डर में मेंशन है, ये एक वन टाइम स्कीम थी, यानी कि 2017 तक के कैंडिडेट के लिए थी कि 2017 तक जो कैंडिडेट टीचिंग प्रोफेशन में है उन्हें हम 18 मंथ के डिप्लोमा करने का ऑप्शन है वो दे रहे हैं, तो वही कैंडिडेट एलिजिबल होंगे। अगर आपने 2017 तक आप टीचिंग नहीं कर रहे थे और उसके बाद भी अगर आपने कोई एनआईएस का डिप्लोमा किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ये चीज बिल्कुल क्लियरली मेंशन है, आप ये ऑर्डर है, आप इसकी स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हो अपने पास, और बाकी मैं इसका जो पीडीएफ है इसकी वो भी आप लोगों के साथ टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी, आप वहां से भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। ये चीजें इसमें बिल्कुल क्लियरली मेंशन है कि 2017 तक के जो कैंडिडेट है जिन्होंने उस टाइम टीचिंग की थी वो सिर्फ वही कैंडिडेट है जो इसके लिए एलिजिबल होंगे। बाद में अगर आपने की है तो आप वैलिड नहीं हो, तो ये इसमें ऑर्डर में मेंशन है। और बाद में लास्ट में यही है कि क्योंकि जो ऑर्डर है वो बिल्कुल क्लेरिफाई किया जा चुका है तो इस केस को क्या है डिस्पोज ऑफ है वो किया जा रहा है। तो सिंपल सी ये बातें ऑर्डर में मेंशन है। अब देखिए हम बात करते हैं ईटीटी 2364 और 5994 की रिक्रूटमेंट का कि क्या इफेक्ट होगा सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का इन दोनों रिक्रूटमेंट पे। सबसे पहली बात तो देखिए लिस्ट की बात कर लेते हैं कि क्या लिस्ट रिवाइज होगी। तो 100% देखिए लिस्ट रिवाइज होगी, क्योंकि ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है और कोई भी इसे न तो चैलेंज कर सकता और न ही कोई इसे इग्नोर कर सकता। ये जो कैंडिडेट है जो कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट कर रहे हैं, इन सभी कैंडिडेट को 100% रिक्रूटमेंट में शामिल किया जाएगा। और जब इन कैंडिडेट को रिक्रूटमेंट में शामिल किया जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है लिस्ट रिवाइज भी करनी होगी। और लिस्ट रिवाइज होगी तो इसमें देखिए अब जो भी एनएस के कैंडिडेट रिक्रूटमेंट में शामिल हो गए अपनी जिस भी कैटेगरी में, तो उस कैटेगरी में उतने ही कैंडिडेट बाहर भी होंगे, क्योंकि ये तो देखिए ऑब्वियस सी बात है कि जब हायर मार्क्स के कैंडिडेट ऊपर आएंगे तो ये जो लोअर मार्क्स के जो कैंडिडेट है जिनका स्कोर कम है या फिर जिनका लास्ट नंबर पे सिलेक्शन हुआ है उनके लिए कहीं ना कहीं डिफिकल्टी है वो बढ़ती हुई नजर आएगी और एट द एंड जो लिस्ट है वो रिवाइज की जाएगी। अब बात कर लेते हैं कि ये सब काम है वो कब तक किया जाएगा। देखिए आप सबको पता है कि ईडब्ल्यूएस के ऊपर जो माननीय हाई कोर्ट का डिसीजन आए ऑलमोस्ट 2 मंथ है वो हो चुके हैं। 2 मंथ में कोई कह सकते हैं कोई इतना बड़ा डिसीजन नहीं था कि जो पहली बार लिया गया हो। ऑलरेडी जो डिफरेंट स्टेट्स है इवन सेंट्रल गवर्नमेंट में ईडब्ल्यूएस को वर्टिकल रिजर्वेशन ही दिया जा रहा है, फिर भी डिपार्टमेंट ने अभी तक जो लिस्ट है वो रिवाइज नहीं की है। यानी कि 2 महीने हो चुके हैं हाई कोर्ट के ऑर्डर आए, उसके बावजूद भी डिपार्टमेंट ने अपने लेवल पे कुछ भी नहीं किया है लिस्ट रिवाइज को लेकर।
तो ये तो कोई बड़ा मुद्दा था भी नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट से या फिर डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट से, स्टेट के जो भी एग्जाम है वहाँ से आप कॉपी कर सकते थे कि किस तरह से लिस्ट है वो हमें तैयार करनी चाहिए, किस तरह से रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए। तो कोई बड़ा मुद्दा था ही नहीं। फिर भी 2 मंथ है वो हो चुके हैं और अभी तक लिस्ट है वो रिवाइज नहीं हुई। रही बात इस डिसीजन की कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो एनआईयूएस कैंडिडेट को लेकर जो डिसीजन आया अभी, तो ये तो देखिए बिल्कुल ही न्यू मैटर है इन लोगों के लिए, बिल्कुल ही नया मुद्दा है। अब इन्हें तो ये चीज समझ ही नहीं आएगी कि किस तरह से अब इन कैंडिडेट को शामिल किया जाए, क्योंकि ऐसा मुद्दा जो ऑलरेडी डिफरेंट स्टेट में इंप्लीमेंट किया जा रहा है उस पर ये डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। तो एनआईयूएस का जो डिसीजन है ये तो पहली बार आया है। तो पहली बार आया तो ऑब्वियस ही बात है, अभी तक स्टेट्स ने जो डिफरेंट स्टेट्स में जो एग्जाम हुए वहां पे एनआईयूएस कैंडिडेट को लेकर कोई इस तरह से कैंडिडेट को शामिल नहीं किया गया है। तो इनके लिए तो ये जो मुद्दा है कहीं ना कहीं और ज्यादा डिफिकल्ट है कि अब इस मैटर को किस तरह से सॉर्ट आउट किया जाए, किस तरह से इन कैंडिडेट को शामिल किया जाए। तो कहीं ना कहीं देखिए डिपार्टमेंट के लिए बहुत ज़्यादा टफ टास्क है कि डिपार्टमेंट अब इस मैटर को कैसे सॉर्ट आउट करे, क्योंकि अब यहाँ पे बात सिर्फ एक नहीं है। पहले सिर्फ एक ईडब्ल्यूएस का मुद्दा था कि ईडब्ल्यूएस को लेकर लिस्ट रिवाइज करनी थी, तो अब ईडब्ल्यूएस के साथ साथ एनआईयूएस कैंडिडेट है वो भी शामिल हुए हैं, तो अब इनके बिहाफ पे भी लिस्ट है वो रिवाइज की जाएगी। अब जो कैंडिडेट ये सोच रहे थे कि अगले कुछ दिनों के अंदर उनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, उनका स्टेशन चॉइस उनकी हो चुकी है, तो देखिए ये होता हुआ बहुत कम नजर आ रहा है। क्योंकि अब किस तरह से डिपार्टमेंट इस चीज को सीरियस लेगा, किस तरह से काम करेगा, ये उस सब पे डिपेंड करेगा। अब आपको कोई कैंडिडेट ये बोले कि कुछ दिनों में ज्वाइनिंग हो जाएगी, 5 दिन में ज्वाइनिंग होगी, 1 हफ्ते में ज्वाइनिंग हो जाएगी, ये होगा वो होगा, तो देखिए ये अभी प्रैक्टिकली तो पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, अगर किसी को ऐसे बोलनी है हवा में बात, यहाँ पे देखिए मैं एक और बात है वो ऐड करना चाहूंगी। वैसे तो ये मेरा पर्सनल व्यू पॉइंट है, बाकी आप सभी भी अपने जो विचार है वो जरूर शेयर कीजिएगा कि आपका क्या मानना है इसके बारे में। कि जब भी कार्डर का कोई भी प्रेशर बनता है उसी टाइम कार्डर के कैंडिडेट को मीटिंग के लिए बुला लिया जाता है कि आइए जी आप मीटिंग करते हैं, जो भी आपका मैटर है उसे सॉर्ट आउट किया जाएगा। और आज तक मीटिंग से कितने तो मैटर सॉर्ट आउट हुए हैं, कितना काम हुआ है, ये बातें आप सबको अच्छे से पता है। दूसरी यहाँ पे एक बात और सोचने वाली है कि जब काम करना ही डिपार्टमेंट को है, ऑलरेडी हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजन है वो आ चुकी है, ऑलरेडी बिल्कुल रिटर्न में सब कुछ क्लियर है कि इस तरह से जो लिस्ट है वो बननी है, इस तरह से कैंडिडेट को मौका मिलेगा, सब कुछ रिटर्न में है। उसके बावजूद कैंडिडेट को बार बार मीटिंग पे क्यों बुलाया जा रहा है? और वो कैंडिडेट जो कि ऑलरेडी खुद बेरोजगार है, खुद अनएम्प्लॉयड है, उनसे आप क्या सजेशन लेना चाह रहे हो? आपको सब कुछ पता है, आपके पास एक्सपर्ट टीम है, आपकी अच्छी खासी आपके पास रिसोर्सेज है, आपको काम करना है, आप काम कीजिए। आप कैंडिडेट से क्या सलाह मशवरा कर रहे हो? क्या आप कैंडिडेट से पूछ के करोगे कि हमें बताइए जी हमें किस तरह से काम करना है, किन कैंडिडेट को तो इन करना है, किन को आउट करना है? क्या आप एक कैंडिडेट से पूछना चाह रहे हो? और दूसरा यहाँ पे देखिए कैंडिडेट की तरफ से भी यही डिमांड रखी जानी चाहिए कि देखिए जी हमें कोई मीटिंग वूटिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है, जो भी काम है वो काम कीजिए, जो ऑर्डर आ चुके हैं हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के, उसके अकॉर्डिंग लिस्ट को रिवाइज कीजिए। हमें बस रिजल्ट से मतलब है, हमें हमारी ज्वाइनिंग से मतलब है, काम आपको करना है, आप काम कीजिए। मेन मोटिव तो यही है काम करने का। और मुझे समझ ये नहीं आ रहा कि मीटिंग की क्यों जा रही है बार बार, जब डिपार्टमेंट में कोई काम करना है। और अगर सिर्फ कैंडिडेट से पूछ के ही अगर सब कुछ काम किया जाना है, इसका मतलब तो देखिए अगर हम छोटा सा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं यूपीएससी का, यूपीएससी में हर साल मोर देन 2000 कैंडिडेट यानी 2-2,500 कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। और जो कैंडिडेट इंटरव्यू देने के लिए आ रहे हैं उनमें से 500 से 600 कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो कि ऑलरेडी यूपीएससी में सिलेक्टेड होते हैं, चाहे वो आईपीएस की पोस्ट हो, चाहे वो आईएफएस की पोस्ट हो, चाहे वो इनकम टैक्स कमिश्नर हो, इस तरह की अच्छी खासी यानी कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट की पोस्ट पे वो ऑलरेडी सिलेक्टेड होते हैं। इसका मतलब तो कल को यूपीएससी में अगर कोई इस तरह का डिसीजन आए तो उसके बाद यूपीएससी भी उन कैंडिडेट को बुलाएगा कि आइए जी आपसे हम सलाह मशवरा करते हैं, आपसे हम पूछते हैं क्या करना चाहिए, आपके जो मैटर उसे सॉर्ट आउट करते हैं। भाई जब काम अगर डिपार्टमेंट को करना है तो डिपार्टमेंट काम करे उस चीज को, किसी कैंडिडेट की एडवाइस की जरूरत थोड़ी ना आपको। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जो भी काम होना है, जो भी लिस्ट बननी है, जो भी ज्वाइनिंग होनी है, वो एज पर रूल एंड रेगुलेशन होनी है। जो रूल एंड रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग ही होगा हर एक काम। 1% भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि कोई किसी की मर्जी से कोई भी काम इधर उधर हो जाए, नहीं हो सकता। तो काम कीजिए ना आप। कैंडिडेट को कोई शौक नहीं है आपसे मीटिंग करने का, कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी को कुछ बोलने का। सिंपल सी बात है, कैंडिडेट को ज्वाइनिंग चाहिए, ज्वाइनिंग दो। लिस्ट रिवाइज करनी है, लिस्ट रिवाइज करो, कैंडिडेट को स्कूलों में भेजो। अब अगर वन लाइन में हम बात करें कि ज्वाइनिंग को लेकर कि ज्वाइनिंग क्या नियर फ्यूचर में होगी, तो देखिए इसकी पॉसिबिलिटी न के बराबर है कि आपकी बहुत जल्द ज्वाइनिंग हो। क्यों नहीं होगी इसके ऊपर मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया। बाकी आई होप कि आपके कहीं ना कहीं कोई अच्छी कोई पॉजिटिव न्यूज है वो आपको देखने को मिले, कोई अपडेट आपको देखने को मिले। बाकी किस तरह से आगे काम किया जाएगा टोटली डिपेंड करेगा कि किस तरह से आपकी जो लिस्ट है वो रिवाइज की जाती है, कितनी फास्टली डिपार्टमेंट इस चीज को सीरियस लेता है। बाकी उम्मीद करेंगे आगे कुछ पॉजिटिव अपडेट मिले, और कोई भी अपडेट आएगी तो वो अपडेट आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाएगी।
आई होप ये वीडियो भी आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।